चलिए, आज का होमवर्क कोची था? सिख धर्म ना और अंग्रेज। हो गलो ऐसे कल वाला थोड़ा सा अथी कर लेते हैं। बताइए कि बंगाल, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने 2 गो अथी दिया था, ऋण, एगो ऋण दे दिया था, एगो प्रथा चलाया था, इजारेदारी और एगो तकाबी ऋण, कृषि के लिए दिया था तकाबी ऋण। मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बना? सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, हाँ सुजाउद्दीन का बताइए कि किस, हाँ सरफराज। अब आते हैं गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 गिरिया का युद्ध। और सरफराज को मार के गद्दे पे कौन बैठता है? अलवर्दी खां। ये अलवर्दी क्या कौची कर देता है? जो पहले वो भेजता था, कौन? मुर्शीद कुली खां भेजता था, मगर क्या किया? बंद कर दिया। उसके बाद अब अलवर्दी खां का बताइएगा कि एक बाद उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के किसके साथ युद्ध होता है? युद्ध रॉबर्ट क्लाइव। किस घटना के कारण जो पलासी का युद्ध होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना कब घटता है? डेट 1756 के। यूरोपियों को मधुमक्खी से तुलना किया था अलवर्दी खां ने। ऑप्शन तो बता देंगे। अलवर्दी खां दिया था कोई केकरा? हाँ यूरोपियो, हाँ ठीक है। चलिए आगे आते हैं आगे। इसके बाद बताइएगा थी क्रम इसका बंगाल का। पहला मुर्शीद कुली के बाद सुजाउद्दीन के बाद सरफराज के बाद अलवर्दी के बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम के बाद मीर जाफर। मीर जाफर के बाद आसफउद्दौला था ना निजामुद्दौला था। फिर उसके बाद सैफउद्दौला, एगो मुबारक दौला, लास्ट वाला मुबारक दौला। चलिए सुन लीजिए। मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। फिर उसके बाद निजामुद्दौला, फिर उसके बाद सैफउद्दौला, लास्ट में मुबारकुद्दौला। पलासी के युद्ध में इसके तरफ से वफादार सेना कौन कौन था? सिराजुद्दौला, मीर मदान और मोहनलाल। किस नदी के तट पर युद्ध होता है? भागीरथी। कौची था मैदान का नाम? पलास। पलास का फूल ज़्यादा होता है इसीलिए उसको क्या कहा गया? बताना है कि टीपू हैदर अली गद्दी पे क्या बैठता है? हैदर अली 1761 में। मारा जाता है कब? 1782 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होता है? 1792। ममश्री, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम 1769 में, 1784 में और 1792 में। ये 3 को संधि होता है। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। और चौथा में तो टीपू सुल्तान मार ही जाता है। अब आते हैं हम लोग सिख में। तो बताइए कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 याद है कि नहीं? कार्यकाल पता चल जाएगा। 1786 से 1793 और 90 से 92 तो युद्ध होता है कार्यकाल। चौथा वेलिजली था उस समय, वही 1799 से 1805 ले से कार्यकाल रहता है। हाँ कौन? चौथा 99, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। वेंसीटार्ट ओकरा मान लीजिए, उसमें वेंसीटार्ट या बड़े लास्ट 3 गो उसमें आता है। उसमें 3 गो है, 67, 69 है और है 3 गो में 67, 69 बड़े लास्ट है। अब आ जाते हैं सिख के। सिखों के संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक, पहला गुरु। बताइएगा
ये किसके समकालीन थे? ठीक है, तो गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। बताना कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होता है? ज्ञान की प्राप्ति 96 में। कब 96? 1496 में इनको ज्ञान, गुरु नानक की ज्ञान की प्राप्ति कब होता है? 1496 में। जन्म कब होता है इनका? 1469 में। अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करते हैं? अंगद। अंगद को पहले किस नाम से जानता था? लहना। क्या रिश्ता में क्या था इनका? भाई। अब बताइएगा कि जो निःशुल्क जो भोजनालय की व्यवस्था किया गया था वो किसने किया था? गुरु नानक किए थे, मगर ये अस्थाई बनाए थे कौन? उनका भाई लहना, जिसको बोलते हैं हम लोग अंगद के नाम से जानते हैं। तो जो भोजनालय में अभी भी लंगर चलता है व्यवस्था ना, एगो संगत एगो पंगत होता है। हाँ, संगत है मेरे धर्मशाला जहाँ रहना है, आ पंगत मतलब वही खाना पीने वाला। कुछ असामाजिक तत्व पहुंच जाता है, थोड़ा सा ठीक कर देता है वो। चलिए हो गया, अब इधर अब। अरे बीच में फिर अति हुआ लगता है। अब इधर बताइए, गुरु नानक की मृत्यु कब होता है? 1538 में। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे? करतारपुर में। बताइए, गुरु अंगद जो है, ये तो प्रारंभिक नाम लहना हो गया। शुरू में इन्हें लंगर व्यवस्था क्या बना दिया था? अस्थाई, जो अभी तक चल रहा है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। कौन है? अमरदास। अमरदास ने को हिंदुओं के से अलग विवाह की शुरुआत किया था। हाँ, लवन, मैंने हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति की चलाने वाला गुरु सिख गुरु अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। हाँ, और यही अमरदास जो थे किस मुगल सम्राट से भेंट करते हैं? अकबर से। किससे? और क्या अकबर से भेंट करने के बाद क्या इनको दिया गया था? उनकी बेटी के बीबी भानी को, हाँ, गांव में दिया था। खाली गांव दिले है 500 बीघा में। चलिए कहते हैं, तो 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया था? अमरदास। 22 गद्दियों की स्थापना अमरदास ने किया था, और प्रत्येक पे एक महंत की व्यवस्था कर दिया था। चौथे गुरु रामदास। सिख के चौथे गुरु रामदास। यही जो वो जो अथिया बनाते जलाशय। हाँ, सिखों के चौथे गुरु हो गया। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि देता, और गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण कराता। अमृतसर जलाशय वो तो अर्जुन देव करवाता है, मंदिर वाके टेम्पल मंदिर। हाँ हाँ, तो बोलेगा कि अमृतसर का जो जलाशय है उसका निर्माण किसने करवाया था? रामदास। रामदास के गुरु थे, और यही जलाशय का निर्माण करके और अमृतसर नगर की स्थापना भी कौन करते हैं? रामदास। तो रामदास 2 करके, एक तो जलाशय अमृतसर वाला में, और अमृतसर की स्थापना। वही 500 बीघा जमीन वाले के वही कर दिए, वो तो धीरे धीरे फैल गया होगा। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र किसको? अर्जुन देव को क्या दिया? गुरु पद सौंप करके। हाँ, और यहीं पे क्या हुआ था? गुरु पद को पैतृक बना दिया गया था। पैतृक माने किसने बनाया था? तो रामदास। किसने बनाया? रामदास। तो गुरु पद को पैतृक किसने बनाता है? रामदास। 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। और सिखों के धार्मिक कौन सा ग्रंथ? हाँ, आदि ग्रंथ की रचना। सिखों के 5वें गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणावाद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। मतलब गुरु नानक के जो गीत है और उनके द्वारा बोले गए कुछ प्रार्थना है, इसमें शामिल किए थे कौन? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ,
में सिखों के अलावा किसके किसका वर्णन मिलता है? ठीक है, 3 गौर, एक तो खुद इनका खुद ही है, एगो कबीर है, नामदेव है और रैदास है। ये रचनाओं के सम्मिलित किया गया है। कबीर, नामदेव और रैदास तीनों का कुछ कुछ बात इसमें डाला गया है। कुछ ही में आदि ग्रंथ या इसी को एक और नाम से जानते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। अब आते हैं हरमंदिर साहब, जो मंदिरवा बनाता है। जलाशय हो गया, जलाशय में जो हर मंदिर है, जो आज हम लोग कुछ टेम्पल मंदिर के नाम जानते हैं, उसका स्थापना कौन करवाया था? गुरु अर्जुन देव। हाँ, अब आते हैं किसकी सहायता करने के कारण जहांगीर इनको मार देता है? हाँ, खुसरो की सहायता करता है। उसकी क्या कारण किया? कब? कब? 1500 ना, 1606 में। 1606 में गुरु किसने? जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या कर देता है? मरवा देता है। हाँ, अब आते हैं छठे गुरु। छठे गुरु का नाम हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। इन्होंने क्या किया था? 2 को काम करवाया था। हाँ, 2 काम किया। एक तो सेना का सैन्य गठन किया था और दूसरा पूरा चारों तरफ से घेरवाने के काम किए थे अमित। हाँ हाँ, सेना बनाया था। ये समझिए कि सेना अपना सेना को बना दिया ये थी। और फिर दूसरा किला अमृतसर के चारों तरफ से घेरवाया कौन? छठे गुरु कौन? हरगोविंद। और 2 तलवार बांध कर गद्दी बैठते थे और दरबार में नगारा के साथ साथ बजाना की व्यवस्था में नगारा बजवाते भी थे। अगला आते हैं 7वें गुरु हर्रा। और इन्होंने किसको आशीर्वाद दिए थे? शाहजहां के बेटा दारा सिकोह को। तो 7वें गुरु कौन? हर्रा। 7वें गुरु किससे संबंधित है? किस मुगल शासक से? तो दारा सिकोह से। दारा सिकोह से संबंधित है। अब आ जाइएगा 8वें गुरु हरकिशन, जो चेचक से मर गए थे। तो कौन सा गुरु जो है चेचक से मारे गए थे? 8वें गुरु हरकिशन। 8वें गुरु हाँ 3 साल है। हाँ, सबसे 3 साल 1661 से 1664। चेचक हो गया था, मर गए थे। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। अरे पहले राजा भजा बेचारा बड़ा राजा था तो बुलाया तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर एक मरना जाता था, फिर इनका गुरु तेग बहादुर इनके बना था। बात सही कर पड़े काम हो। चलिए, तो औरंगजेब से कौन सा गुरु जाके भेंट करते हैं? तो हाँ, हरे किशन। 8वें गुरु हरकिशन। 9वें गुरु तो जान ही रहे हैं, गुरु तेग बहादुर। 11 साल इनका कार्यकाल था। और किस कारण इसको औरंगजेब मरवा देते हैं? नहीं मानता है इस्लाम। हाँ, कहता है कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तो वो नहीं कहता है कि हम नहीं करेंगे। तो इसी के चक्कर में उसको मरवा देते हैं। कौन? औरंगजेब मरवा देता है। फतेह सिंह या जोरावर सिंह, वो तो चुनवा देता है दीवार में। सब वही के कारण है। चलिए कहते हैं। हाँ, चलिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु 1675 में बैठे थे और 1708 में मर गए। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुआ? 1708 में, एक औरंगजेब के मरने के 1 साल बाद। बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ? पटना, 1666। अब बताइए गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा अपने आप को क्या कहते थे? सच्चा बादशाह। बादशाह बाबर था। बाबर अपने आप को बादशाह बोलता था। और सच्चा बादशाह जो अपने आप को कहते कौन? गुरु गोविंद सिंह। हाँ, 10वें गुरु। 5 का कारा जान ही रहे हैं। ककारा क्या है? 5 का कारा। सब एक खाली एगो हम लोग के एगो ही भारत में ऐसा धर्म है जिसका जो है हथियार रखेला अलाउ है। अनुच्छेद कौन? 25 में। और लिखा रहता है, बैंकों में जाइएगा ना तो लिखा रहता है कि केवल
इस सिख धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत लेके। और वो छोटा बड़का है कि अपन साइज के साथ चलिए आते हैं। लाख रक्षा के लिए और किस गुरु ने अपने अंत में सी शब्द जोड़ा था? 10वें गुरु अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़े थे। हाँ, अब आते हैं। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहब था और कार्यस्थली कहाँ? पवोता महाराष्ट्र में ना, पवोता महाराष्ट्र में शायद है। तो निवास स्थान कहाँ था इनका? आनंदपुर साहब, और कार्यस्थली पवोता था। कार्यस्थली पवोता, मतलब कोई भी कार्य जो होता था वो कहाँ से? पवोता से ना, मुंबई में होगा शायद, हमें याद है। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा था? फारसी। जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। क्या? जफरनामा किस भाषा में? फारसी में। गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 2। कौन? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और किसने इसको दीवार में चुनवा देता है? वजीर खां। वजीर खां कहाँ पे? सरहिंद के मुगल बादशाह था, फौजदार वजीर खां। हाँ, 26 दिसंबर में बीरबल दिवस। बीरबल दिवस। जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह इनको चुनवा देता है वजीर खां। अब आते हैं, इसका बदला लेता है बंदा बहादुर। वैसा हाँ, खालसा पंथ की स्थापना। हाँ, खालसा पंथ की स्थापना। अरे फिल्म देखिएगा, ये वाला शाहजहां, पुराना शाहजहां में तुम्हें को दिखाता नहीं है कि आगे से करके अनारकली के साथ वाला वो में चुनवाता दीवारवा में, पुराना फिल्म में ये देखिएगा। हाँ अच्छा, पता नहीं। हाँ उसी। चलिए, तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो 5 का कारा, सी शब्द, फिर जफरनामा, फिर एक हो गया पाहुल प्रणाली और खालसा पंथ, सब कौन? गुरु गोविंद सिंह। 5 का कारा, सी शब्द, पाहुल प्रणाली, जफरनामा और खालसा पंथ, ये सब किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से। बताइए कि गुरु के जो आदि ग्रंथ है वर्तमान रचना किसने किया था? दोबारा जो लिखे थे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव। और वही फिर लास्ट गुरु बना दिया गया। इनका 10वें गुरु की मृत्यु कब हो जाती है? 1708 में। कहाँ पे? नांदेड़ में। कौन मार देता है इनको? गुल खां नामक पठान कर देता हत्या इनका। हाँ, गुल खां नामक पठान किसकी हत्या करते हैं? सिखों के 10वें गुरु। हाँ, अब आते हैं बंदा बहादुर का जन्म। हाँ, बंदा बहादुर का जन्म 1670। बंदा बहादुर का जन्म 1670 रजौली जिला, पूछ जिले के रजौली गांव में। बताइएगा इनका बचपन का नाम? बंदा बहादुर का लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज। क्या थे? राजपूत थे। क्या थे? राजपूत। बताइए बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लौगढ़ को राजधानी बनाया था। और उन्हें गुरु नानक के गुरु गोविंद सिंह के नाम के क्या चलवाया था? सिक्का। तो बोले गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, मैंने पहले गुरु और 10वें गुरु के नाम पर सिक्का किसने चलवाया था? रोक दिया। चलिए,
हाँ, तो अपनी राजधानी कहाँ बनवाया था बंदा बहादुर? तो लौगढ़। कहाँ पे? लौगढ़। और किसके नाम से सिक्के? तो पहले गुरु और 10वें गुरु के नाम पर क्या चलाए थे? सिक्का। किसने? बंदा बहादुर। जन्म हुआ था 1670 में। अब आते हैं आगे। बताइए कि बंदा ने सरहिंद के पास किसको पकड़ कर हत्या कर देता है? वजीर खां। कहा वजीर खां किसको चुनवा देता है? गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटा फतेह सिंह और जोरावर से बदला लेता है। कौन? बंदा बहादुर। हाँ, अगर ना वो तो अथी वो ये करता, सिकंदरा वाला में करता है ना, अकबर के। चलिए कहते फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा से बहादुर को कब मरवा दिया जाता है? तो 1716 में। हाँ, गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर मरवा दिया जाता है। हाँ, कतलगढ़ी के नाम से विख्यात कौन सा स्थान है? शहादरा। और शहादरा में किसका थी है? जहांगीर का। शहादरा में किसका मकबरा है? जहांगीर का। शहादरा जहांगीर संबंधित है ना। लाहौर में करे के बाहर, जहांगीर के बाहर है ना। और बाबर का एक वाव कोई अथी में बाबर के तो यहाँ पे हो गया। और रंगून में 2 गो के है। ध्यान वो दिन भी याद रहा था कि एक आज याद है कि जहांगीर का है ना वहाँ पर। हाँ, जहांगीर वही बार। हाँ, तो सादा जगह है दिल्ली में, बड़ी के बाहर में। चलिए कहते हैं तो कतलगढ़ी के नाम से विख्यात कौन है? शहादरा, जहाँ पे बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों के मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए क्या है? कतलगढ़ी। कत्ल किया था इसलिए कतलगढ़ी के नाम से फेमस। बंदा बहादुर के बाद सिखों के छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे गाँव। और इनके बाद जो है कौन आया था? कपूर सिंह 1748 में। और पहली बार कच्ची सिखों के टुकड़ियों को कच्ची बदल दिया था, दल खालसा में विलय कर दिया था। तो दल खालसा में किसने बनाया था? बदल दिया था तो कपूर सिंह ने। कब? 1748 में। अब आते हैं दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? हाँ, जस्सा सिंह अहलूवालिया को। दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया था। ये जो दल खालसा है उसको बाद में कितने भागों में बांट दिया जाता है? 12 भागों में। इसको क्या नाम दिया गया? मिसल। और सबसे बड़ा मिसल कौन था? शुकर चकिया, जो किससे संबंधित था? दिलीप सिंह, रंजीत सिंह। हाँ ना, रंजीत सिंह से। तो बोले कि दल खालसा को कितने भाग में बांटा जाता है? 12 में। अब 12 में बांटा गया, उसका नाम क्या दिया गया? मिसल। और सबसे बड़ा मिसल शुकर चकिया मिसल। और मिसल किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा। मिसल किस शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? समान। मिसल का अर्थ क्या होता है? समान। बताइए रंजीत सिंह का जन्म बताइएगा। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में। 1780 को शुकर मिसल के मुख्य किसके से? महासिंह के बेटा थे। ये इस पहले धारावाहिक देता था रंजीत सिंह के बारे पर, वही चलते याद है। तो बताइए कि रंजीत सिंह का जन्म 1780 में। बाप का नाम महासिंह। और इनके दादा का नाम चरत सिंह। दादा का नाम चरत सिंह ने 12 मिसलों में से शुकर चकिया मिसल को क्या मानते हैं? प्रमुख स्थान दिया था। आप सबसे बड़ा कहिए या प्रमुख कहिए। अब आते हैं कब रंजीत सिंह ने लाहौर का शासक कब बनता? हाँ, 1798 1798, मतलब 18-19 साल में गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये क्या खेता इनका? तने को आँखों लगता है कि थिर रहता है टोटल वही शीशा का रहता है। बताइए कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच होता है? हाँ, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में। चार्ल्स मेटकॉफ कब होता है? तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में। 1809 में। बताइए रंजीत सिंह के जो सूबा था 4 गो, वो नाम बताइए। पेशावर,
कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। हाँ, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री का नाम क्या था? फ़कीर अजीजुद्दीन। हाँ, वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। अब दीनानाथ फिल्म वाला मत याद रखिए बोला। चौहान। हाँ, इनका वही दिलीप कुमार के हाँ? आगे दीनानाथ था, दिल्ली से केस में है। हाँ, दीनानाथ हीरो था ना वो? हाँ, हीरो नहीं था वो, नाम वो अजीब में है। दिलीप कुमार। और सीधा सीधा याद रखिए कि दिल्ली के केस में जो है ना गवाह बन गया था वो। अरे कौन 1980 के 90 के दशक में हीरो वाली लगे थे ना, स्मार्ट नहीं याद है? ये कोची ना देवानंद करिया का ड्रेस करके जल्दी बात। चलिए हो गया। अब आते इधर तो बताना है कि इनके अति विदेश मंत्री का नाम अजीजुद्दीन, फ़कीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री कौन था रंजीत सिंह का? दीनानाथ वित्त मंत्री थे और विदेश मंत्री थे अजीजुद्दीन। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। 1839 में। अब बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में। प्रथम आंग्ल में अति सिख युद्ध। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। वही 1769 में कौन सा संधि? मद्रास की संधि। 1769 में मद्रास की संधि। 1784 में मैंगलोर की संधि और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए आते हैं। अब आते हैं अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था 2 संधि रंजीत सिंह के मरने के बाद। एक था लाहौर की संधि 9 मार्च, डेट याद रखिएगा। पहल का था अमृतसर वाला 25 अप्रैल के, 25 अप्रैल 1809 में। अब है लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 के, 9 मार्च 1846 के। और एक भैरववाल की संधि है 22 दिसंबर 1846 में, 46 में है। एगो मार्च में हुआ 9 मार्च के, एगो 22 दिसंबर में हुआ। भैरववाल की संधि के तहत राजा दिलीप सिंह को क्या कर लेता है? अंग्रेज अपने संरक्षण में ले लेता है। क्या कर लेता है? हाँ। और फिर इसके बाद 20 अगस्त 1847 को महारानी जिद्दा को राजा दिलीप सिंह के अलग कर क्या कर देता है? पेंशन दे के भेज देता है। कहाँ पे? पढ़ने के लिए यह शेखपुरा भेज देता है। दिलीप सिंह भेजता है वहाँ पढ़ेला ना। हाँ, अच्छा रानी के है। अच्छा ठीक है। हाँ, हमारे दिलीप ठीक। हाँ, मतलब इसकी पत्नी, इसी की पत्नी है। अच्छा, रंजीत सिंह की पत्नी का नाम जिंदा था। अच्छा ठीक। जिद्दा ना, जिंदा नाम है, जिंदा। हाँ, इसका मतलब है कि रंजीत सिंह मरा, उसके बाद इसकी पत्नी को कहाँ भेज दिया? शेखपुरा 48,000 वार्षिक पेंशन देके। अब बाकी दिलीप सिंह को कहाँ पढ़ने के लिए? इंग्लैंड। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। हाँ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 युद्ध लड़ा गया, याद रखिए। द्वितीय आंग्ल सिख में 3 युद्ध। एक है, पहला है चिलियानावाला का युद्ध। चिलियानावाला का युद्ध, इसमें नेता है शेर सिंह और अंग्रेज का कमांडर गफ के मध्य हुआ था। तो जो चिलियानावाला का युद्ध हुआ किसके किसके बीच में? शेर सिंह और गफ। शेर सिंह और गफ के बीच में। शेर सिंह और गफ के बीच में। दूसरी लड़ाई हुआ था गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। इसी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में दूसरी लड़ाई किसके किसके नेतृत्व में? तो गुजरात के युद्ध कहा जाता है उसको, गुजरात के युद्ध कहा जाता है। गुजरात के कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लड़ा गया था। कब? 21 फरवरी 1849 को। और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हो गया था। इनमें तीसरा युद्ध लेवे नहीं, ये ना हो, 2-3 गो युद्ध था इनमें। वो अथिया में देता, घटना चक्रवा में देता। अब बताइए पंजाब को कब मिला लेता है डलहौजी? 49 में, 29 मार्च 1949, सॉरी 1849, सॉरी हाँ 1849 को। अब बताइए कि जो है पंजाब को किसने मिलाता है? डलहौजी। कौन सा नीति के तहत? विलय।
विलय नीति, राज हड़प्पा नीति या उसी को विलय नीति कहा जाता है। तो राज हड़प्पा नीति या विलय नीति के संस्थापक डलहौजी। और इस पंजाब को कब मिला लिया जाता है तो 1849 में। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक देकर फिर उसको शिक्षा प्राप्त करने के काम में देता है इंग्लैंड। और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा किसको दे दिया जाता है? महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है ना, महारानी विक्टोरिया। अब याद रखिएगा कि कल हम लोग का है कोची आ गया स्टार्ट हम लोग का कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तक को याद रखिएगा आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस से पहले याद कर लीजिएगा कल। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव से सर जॉन मैकफर्सन के 1785-86 इसका कार्यकाल है। कार्यकाल है। अस्थायी जनरल पहला क्वेश्चन है कि अस्थायी रूप से ना रुकना कुछ। कहाँ चले कि विलय नीति के तहत इसको मिला लिया गया? कहाँ विलय नीति के तहत चले? अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। अरे विलय नीति के तहत मिलाया गया। 1848 से स्टार्ट हुआ विलय नीति, 48 में स्टार्ट हुआ विलय नीति, राज हड़प्पा नीति। तो वही विलय की नीति दिखाता, लेकिन यहाँ इसको नहीं ना बताया। नहीं बता, उससे मतलब नहीं, यही विलय नीति के तहत मिलाया गया। क्या लगता है? चलिए कल था हम लोग का हो गया था चारों पर्वतमाला ना। बैठ जाओ उधर, तो दिक्कत है, बैठो ना। नहीं दिख रहा है ना, दिख ही नहीं रहा तो फिर बैठ रहा है क्या फायदा? नहीं सर, ना दिखेगा, छोड़ जा दो ना, मन अपने मन तक। बताइएगा, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में है? अरावली की पहाड़ी सबसे पुरानी चट्टान अरावली, सबसे नवीनतम हिमालय। शिवालिक कब होगा? जब हिमालय हाँ, सबसे नवीनतम है। सबसे इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताइए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। बोले कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितना मीटर? 1700 केकर है ये चोटी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली से बताइएगा, और अरावली से क्या नदी निकलती है? अरावली से लूनी, 3 नदी निकलता है। हाँ, एक नई दिल्ली है। चलिए, अरावली के पश्चिम से निकलता है कौन सी नदी? लूनी। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में जाके क्या जाता है? गायब रहता है। और अरावली के पूर्व से निकलता है कौन? बनास नदी। अरावली के पूर्व से, पश्चिम से लूनी, पश्चिम से लूनी या पूर्व से बनास। जो वो माही भी देता था लगता है। वही तो हमको 3 गो पर पड़ल है, तो नहीं बोलो कि पहले दे कि 3 गो हमरा याद था, तब 3 गो बोले हैं। अरावली की चोटी से कितनी नदियाँ निकलती हैं? हाँ, 3 गो था। चलिए कहते छोड़ो, नहीं अरावली के पर्वत श्रृंखला से बताइए कि जो नदी जमीन में निकल के जमीन में समाहित हो जाए उसे क्या कहा जाता था? द रिवर ऑफ इम्फेरल। द रिवर ऑफ इम्फेरल। वैसी नदी जो जमीन में निकलती थी या उसी जमीन में लुप्त हो जाती थी। द रिवर ऑफ इम्फेरल। द रिवर ऑफ इम्फेरल पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मालवा का पठार बताइए कहाँ पे है? पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान। पश्चिमी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में स्थित है। बताइए कैसा चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार? ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। तो बताइए कि मालवा हो गया, मालवा का पठार पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में राजस्थान। कैसे चट्टान से बना हुआ है? तो ज्वालामुखी चट्टान से। और इससे बताइए कितने नदियाँ निकलता है मालवा से? 2 नदियाँ, चंबल और बेतवा नदी। विंध्याचल का पठार बताना कितने राज्यों में विस्तार है इसका? 3 गो।
झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो विंध्याचल पठार का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और दक्षिण पूर्व राजस्थान में। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व। इसका मतलब मालवा से ही सटल होगा। मतलब तो दक्षिण से अलग करते यही ना करता है विंध्या ना, उत्तर भारत से दक्षिण भारत से ही अलग करता है। विंध्याचल का पठार ये कोनवा पे पश्चिमी चंपारण में पे ऊपर देता है। कोनवा पे कैमूर इसे धारवाड़ एगो तो एगो बिहार में फेमस है। पश्चिमी जो चंपारण जो कोनवा पे जो है वो कौन सा है? ना और नमा उसका कुछ है अति सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे सोमेश्वर की पहाड़ी है, कोनवा चंपारण में था। पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी, दक्षिण चंपारण पता ना वो कैसे कौन है। तो बिहार में है हुआ पता ना। चलिए उत्तर प्रदेश में कहाँ है? जगह हो आप जाते हैं, अब कहाँ है वो? तो फिर हम वो नहीं गए हैं। हाँ विंध्याचल पर तो मैं वही माँ शक्ति पीठ है। चलिए गए थे। चलिए आइए इधर। विंध्याचल का पठार का विस्तार तू क्वेश्चन पूछ। विंध्याचल का पठार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। यह कैसा चट्टान है? परतदार चट्टान है। मालवा वाला था ज्वालामुखी से बना हुआ था, और ये जो है विंध्याचल वाला परतदार चट्टान से बना हुआ। विंध्याचल पर्वत क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। माने भारत को 2 भागों में बांटता है, उत्तर से दक्षिण को। माने समझिए बॉर्डर लाइन है। हाँ बीचों बीच गुजरता ना है, 2 भाग में टुकड़ा करता है। मैकाल का पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। आइए अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। 3 नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। एक तो है गया सोन, पुनपुन, एक फल्गु। निकले ना बहेला पूछती है, जिससे कि दक्षिण से फल्गु में पानी बरसाते में खाली मिलता है। नीचे पानी ऊपर पानी, इसे बरसात में मिलता है। चलिए कहते तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली 3 नदियां देखिए, सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी। हाँ क्यूल भी है, क्यूल भी आ जाता है थोड़ा सा। एक तरफ पूरा पानी भरल है, एक तरफ सुखाड़ है। गंगा जी के पानी पहुंचल है, लेकिन पुल की पट्टी पूरा लबालब है, पट्टी पानी नहीं है, काज नहीं किस तरीका से। चलिए आते हैं। तो मैकाल पठार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1036 मीटर की ऊंचाई था। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। वो किसका था? अरावली का सबसे ऊंचा चोटी था। अब आते हैं, यह कैसे चट्टानों का बना हुआ है? तो ब्लॉक चट्टान या पुरानी चट्टान बोली या ब्लॉक। अब ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन पहाड़ी किस देश में? अमेरिका में। एक और कुछ था चौथा, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन के बाद एक और था येलो पहाड़ी। हाँ येलो पाइक, हाँ येलो पाइक पहाड़ी याद है क्या? चलिए गए थे। हाँ इसके अब बताइए कि मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से कौन सा नदी निकलता है? सॉरी मैकाल से, हाँ मैकाल ये अमरकंटक देते हैं, अमरकंटक होगा सॉरी। हाँ अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी? नर्मदा। पश्चिम से नर्मदा, उत्तर से सोन, उत्तर से सोन और दक्षिण से महानदी। तो माती कितनी नदियां हो गए अमरकंटक से? 3। एक तो हो गया पहला पश्चिम से नर्मदा, पश्चिम से नर्मदा, उत्तर से सोन और एक और बचा जो दक्षिण से महानदी। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ, पश्चिम से नर्मदा, उत्तर से सोन और दक्षिण से महानदी। अब बताइए कि संप्रदाय मैदान भारत के किस राज्य में मिलता है? हाँ झारखंड, वही छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है।
इसे भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर। हाँ, सबसे ज़्यादा खनिज भंडारण के दृष्टि से इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। और विश्व का रूर जर्मनी का कहा जाता है, वही राइन क्षेत्र वाला कहा जाता है। यूरोप का जीवन रेखा राइन नदी कहा जाता है। अंत अथिवल बताता हूँ, अंत स्थलीय कुछ कर बनाता है, अंत सागरीय। यूरोप का सबसे व्यस्त व्यापार की दृष्टि से व्यस्तम नदी। हाँ, अब आते हैं आगे। सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ी। तो मालवा जो कौन सा चट्टान से बना था? ज्वालामुखी। हाँ, विंध्याचल पर्वत जो था पर्वतदार था, मैकाल था ब्लॉक पर्वत, और ये है छोटा नाग। सतपुरा वाला है ज्वालामुखी। तो मालवा और सतपुरा, मालवा और सतपुरा ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए सतपुरा के। धूपगढ़ी। कौन है? सतपुरा के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। इसकी ऊंचाई है 1350, जो किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत। इसकी सब बताना, सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, और धूपगढ़ी किस पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पे। इसके पूर्व हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी। ऐसे ताप्ती नदी बैतूल पहाड़ी से निकलता है ना। चलिए, इसके पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। पश्चिमी घाट, यह बताइए कि पश्चिमी घाट, यह पर्वत किस मुहाने से, बताना कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कितना लंबाई में? 1600 किलोमीटर में। तो बताइए कि पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर में तो फैला हुआ है, और ताप्ती नदी से के मुहाना से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। के गो हॉट स्पॉट है भारत में? 4 गो। के गो? 4 गो। पश्चिमी, पूर्वी, सुंदरलैंड, और एगो म्यांमार वाला जो है इंडो बर्मा वाला। 4 गो। हाँ, सुंदरलैंड का अभी सुंदरलैंड ही सुंदर ही वाला सुंदर। हाँ, तो सुंदरलैंड क्या बोलते? सुंदरबन नहीं बोलता ओकरा वो में घाट में। हाँ, पश्चिमी पूरा ये गुजरात से लेके के केरला वाला पूरा जगह। सबसे विशालतम हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट है सबसे ज्यादा। चलिए आगे थे। तो पश्चिमी घाट का विस्तार हो गया ताप्ती नदी के मुहाना से लेके कन्याकुमारी तक, 1600 इसका विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई जो है पश्चिमी घाट की कितना है? 1200 मीटर। 1 किलोमीटर से अधिक है, 1200 मीटर में। पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात का कौन सा प्रदेश गिर के पहाड़ियों पर मिलता है? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र किस पहाड़ी पे मिलता है? तो गिर। और गिर एगो अति भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है एशियाई सिंह के लिए। शेर 80 अलग है, शेर के लिए है, बाघ के लिए नहीं है। अरे एशियाटिक के गर्दनों को पूरा केसवा नहीं, बहुत ज्यादा बाल मिलेगा। बाल है एशियाटिक हो जाता। आउ अलग अलग शेर है इसका। जैसे कुछ एक और है कितना बाल मिलता है मैं देखिए एगो बाल नहीं मिलता है वाला में देखिएगा वही शेर जो वाला। जो ले रहती फीमेल पर। बुढ़ा नहीं, लेकिन इसका एशियाटिक कुछ के नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहीं नहीं रहता है उसका। चलिए आगे आ गया इधर। चिकना रहेगा। तो सौराष्ट्र प्रदेश किस पहाड़ी पे मिलता है? गिर पहाड़ी पर। किसके लिए? गिर किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए। वही बताइए कि सह्याद्री किस घाट में मिलता है? पश्चिमी घाट। एगो होता है हिमाद्री, होता है ना पूर्वी घाट। हिमाद्री उड़ीसा मना महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है उड़ीसा और पूरब में है। महेंद्रगिरी पूरब में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डरवा पे। हाँ, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। तो पूछता भाई कि सह्याद्री किस घाट में स्थित है या कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। बताइएगा कि गुजरात को बताना कि सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है। कितना डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री? हाँ, 16 डिग्री। 16 डिग्री जो है क्या करता है? सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है। एक उत्तरी सह्याद्री, हाँ उत्तरी सह्याद्री ऊपर जो बेसाल्ट लावा का निक्षेप से बना हुआ है, और एक होता है दक्षिणी सह्याद्री।
तो दो, एक उत्तरी और दक्षिणी कितना डिग्री से बढ़ता है? 16 डिग्री से। एक उत्तर, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। जो उत्तर वाला बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, कुछ बैसाल्ट चट्टान से। और नीचे वाला ग्रेनाइट से। अच्छा, ग्रेनाइट। अब आ कहते हैं उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर बताना है। कालसुबाई, कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कालसुबाई और दूसरा केंद्रीय मुख। कालसुबाई और कुद्रे मुख, कुद्रे मुख। हाँ हो गया। उत्तरी सह्याद्री में चल जाएगा, कुछ आएंगे कालसुबाई। तो पूछेगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री के कुद्रे मुख। तो कालसुबाई की लंबाई 1664, 1664 हाँ ऊंचाई 1664 मीटर। और 1664 में स्थापना हुआ था क्या? फ्रांसीसी कंपनी की, मगर ओकर फैक्ट्री खुला था 4 साल बाद 1668 में। अब वो है कुद्रे मुख की ऊंचाई है 1892 मीटर, 1892 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर। यही महाबलेश्वर से कौन निकलता है? कृष्णा नदी निकलता है, महाबलेश्वर कृष्णा। तो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। सावित्री, पार्वती, गायत्री और अब है हाँ। तब उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। अब महाबलेश्वर हो गया, इसकी ऊंचाई है 1438 मीटर, 1438 मीटर। हाँ, अब महाबलेश्वर के सबसे उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। महाबलेश्वर के सबसे ऊंची चोटी कौन है? विल्सन पॉइंट, अर्थात सीट पॉइंट, नीडल होल्ड पॉइंट, महाबलेश्वर ही सब के नाम है। विल्सन पॉइंट कहाँ? महाबलेश्वर के बिंदु सबसे ऊंची चोटी, महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी विल्सन पॉइंट। अब आते हैं आर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट या एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। ये सब है, विल्सन पॉइंट हो, आर्थर सीट पॉइंट हो, नीडल होल पॉइंट हो। ये नीडल होल पॉइंट को कहते हैं एलिफेंट पॉइंट। नीडल होल पॉइंट को क्या बोलते हैं? एलिफेंट पॉइंट। ये सब किसका भाग है? तो महाबलेश्वर में ही है। अब महाबलेश्वर से 5 नदी निकलता है, महाबलेश्वर से 5 नदी। तो महाबलेश्वर तो ऐसे महाराष्ट्र में है, ये कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना। सावित्री और गायत्री, सावित्री और कृष्णा, कोयना और वेन्ना। कृष्णा, कोयना और वेन्ना, याद रखिए कृष्णा, कोयना, वेन्ना। नाम में क्या आ रहा है? कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सब में ना आ रहा। कृष्णा, कोयना और वेन्ना, सावित्री और गायत्री। वो में 3 आ गया 2 तो ऐसे याद रखिए, ज़्यादा याद रहेगा। तो महाबलेश्वर से 5 नदी निकलती है, कृष्णा, कृष्णा, कोयना, वेन्ना और सावित्री और गायत्री। पूछ लेता एक बार कि सावित्री नदी किस राज्य में बहती है? हाँ, महाराष्ट्र में। अच्छा, बराक नदी कहाँ बहती है? बराक नदी, बराक झारखंड में ना। बराक असम, बराक असम, बराकर नदी है वो। हाँ, चलिए क्या कहते हैं, दर्रा वाला तो एक बार हो गया, फिर भी आज इस बार चर्चा कर लेते हैं। थालघाट दर्रा से कौन से रोड और कौन से सड़क मार्ग को जोड़ता है? तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल सड़क मार्ग। थालघाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल सड़क मार्ग। हाँ, थालघाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता। उसके बाद आता है भोरघाट दर्रा, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। तो मुंबई पुणे में तो ये बीच में है ही है, और सड़क मार्ग में बेलगांव और चेन्नई, बेलगांव और चेन्नई। हाँ, पालघाट दर्रा कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर और इंदौर, ये सब पालघाट दर्रा में। थालघाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, थालघाट। भोरघाट मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, भोरघाट में। पालघाट दर्रा में कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर और इंदौर।
अब आते हैं पश्चिमी घाट से उत्तर से, पश्चिम से आना है ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर, या कभी कभी सजाने के लिए भी देगा। थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और लास्ट में सेनकोट दर्रा। तो थाल घाट पहले में नासिक और मुंबई, नासिक और मुंबई। भोर घाट मुंबई पुणे, मुंबई और पुणे, भोर घाट मुंबई पुणे। और पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन, कोयम्बटूर और कोचीन। उसके बाद सेनकोट तिरुवनंतपुरम और मैदुरै के बीच में, तिरुवनंतपुरम और तो सेनकोट दर्रा। थाल घाट दर्रा मुंबई नागपुर, नासिक और मुंबई, नासिक और मुंबई, नासिक मुंबई कौन, थाल घाट। भोर घाट मुंबई और पुणे। पाल घाट कोयम्बटूर और कोच्चि। सेनकोट तिरुवनंतपुरम और मदुरै। अब आते दक्कन का पठार किस राज्य में, महाराष्ट्र में। अब किसके लिए फेमस है, कौन सा मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के लिए। किस चट्टान से बना है, तो जानी गए जब काली मिट्टी आया था तब, तब मालवा ज्वालाकोची से, ज्वालामुखी चट्टान से। उसके बाद एक और था कौन, सतपुरा, और एक और बच गया, नहीं बिंद नहीं, मालवा, सतपुरा और ये दक्कन का पठार है। तीनों जो है ज्वालामुखी क्षेत्र से बना हुआ, ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ। मालवा, सतपुरा और दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप कई गो राज्य से ऐसे टच करता है, कहीं कहीं 8 गो देता, 8 गो देता, 8 गो से दक्कन ट्रैप हुआ। नीचे वाला जो है ना बोला में कहीं 8 गो या 9 गो, 8 गो 9 गो के देता है। बताइएगा कि दक्कन के जो पठार है उसका पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। विदर्भ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विदर्भ किस राज्य में स्थित है। हाँ वही विदर्भ टिपू, विदर्भ सौराष्ट्र गुजरात में है, और विदर्भ महाराष्ट्र में है। रविंद्र जडेजा कैसे न खेलता था। चलिए आवा इधर आवा। धारवाड़ का पठार किस राज्य में, कर्नाटक। सबसे ज्यादा खनिज के लिए फेमस है ये। हाँ सब इसे मिलता है, वही है। हाँ धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। यह हाँ विंध्यवत वाला में। ये परिवर्तित चट्टान से बना है, कैसा, तो धारवाड़ का पठार किस चट्टान से बना है, परिवर्तित चट्टान। इन पठारों के पश्चिमी भाग में कौन सा, बाबा बुदन की पहाड़ी। यही बाबा बुदन के पहाड़ी पे कौन सा अति कॉफी लाया गया था, कॉफी लाया था यमन से। चल लगाओ, हो गया, चलिए। तो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, विदर्भ। क्या कहते हैं, विदर्भ। धारवाड़ का पठार कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी और फिर एक बाबू है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। हाँ उदयगिरी उड़ीसा में, बादाम की पहाड़ी भी उड़ीसा में है। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी और धारवाड़ तीनों कर्नाटक में। विदर्भ तो एक पूर्वी, दक्कन के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। वो कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में वो। हाँ नीलगिरी की पहाड़ी जानी रहे हैं, कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कैसा है, तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक था एक बार था छत्तीसगढ़ में, यही था, अरे था ये मैकाल की पहाड़ी। हाँ तो छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं कि यह मुख्यतः किस पठार से बना हुआ है, यही नीलगिरी चारकोनाइट पठार से, चारकोनाइट पठार। तो नीलगिरी की पहाड़ी किस पठार से बनी है, चारकोनाइट। बताना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की
दोदा बेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। दक्षिण भारत के बोलेगा ना तब भी याद रखना है अनाईमुड्डी। हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी। दूसरा बोलेगा तो दोद्दा बेटा। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा। 2637 है दोद्दा बेटा की ऊंचाई। दोद्दा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर, 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बताइए, उट्टकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। उट्टकमंड की पहाड़ी तमिलनाडु में ही है। उट्टकमंड की पहाड़ी तमिलनाडु में, किस पर? नीलगिरी पर ही स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? पाल घाट। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? पाल घाट। पाल घाट गैप। पश्चिम एवं पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं? मिलन स्थल। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल। ये नीचे वाला पॉइंट हुआ, यहाँ नीचे आके जो मिलेगा ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बनेगा तो इधर से आके मिलने वाला बिंदु। हाँ हाँ, पाल घाट गैप यह कहता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा पहाड़ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के कौन पे मिलन स्थल कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इस पर फैली कौन सी पहाड़ी बताइएगा? नीलगिरी पहाड़ी पे एगो फेमस है कार्डमम। हाँ, कार्डमम की पहाड़ी सर्वाधिक विस्तार किसका इधर है? पश्चिमी घाट में कार्डमम। इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी सब केरल में। अरे 3 बिंदु मिलन केंद्र है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच बिंदुआ पे ही। कौन? कार्डमम की पहाड़ी जो है केरला में। कार्डमम हाँ तमिलनाडु, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित। हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो गया अनाईमुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा। ओकर 2637 था, 2695 2695। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? अनाईमुड्डी को। 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी की ऊंचाई 2695 मीटर। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाता है अनाईमुड्डी से। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व के पालनी की पहाड़ी। तो ये अनाईमुड्डी से 3 क्षेत्रों में बढ़ता है। एक हो गया कौन? इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, और एक और कौन बढ़ गया? पालनी की पहाड़ी। शिवराय की पहाड़ी बताइए कहाँ पे? ठीक है, तमिलनाडु में। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूछ लो बहुत बार। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग के पहाड़ी को क्या नाम से जानते हैं? बताए थे महेंद्रगिरी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर जो स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट में था एगो सहाद्री। कुछ था सहाद्री। सहाद्री को कितना डिग्री सेल्सियस से अलग करता है? 16 डिग्री। उत्तरी और दक्षिणी सहाद्री। उत्तरी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई, और दक्षिणी सहाद्री के कुद्रेमुख। अब बताइए इसका कालसूबाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सॉरी महाबलेश्वर जो है, सॉरी दूसरी है। उत्तरी सहाद्री के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। चलिएगा, बड़ा टाइम लगता है। चलिएगा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सा पहाड़ी? महेंद्रगिरी पहाड़ी। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भाग में बांटा गया। कौन सा? पूर्वी तट को। तो पूर्वी तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल। पूर्वी तट को आपको देगा क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत के पूर्वी भाट को क्या कहते? कोरोमंडल तट कहा जाता है। हाँ, भले 3 भाट में है उसको। हाँ, मेन आता है आपका कोरोमंडल। हाँ
पश्चिमी घाट को मालाबार तट, वो तो बटल है, वो तो बैठल है दोनों, मगर मेन देगा ना, इसलिए दोनों नाम देता है। अब उकरे भाग में अब आते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार तट। अब बताना है कि कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक? तो नीचे से स्टार्ट कीजिए, कृष्णा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। कन्याकुमारी से कृष्णा, दोनों में क आ रहा है ना, आंकड़ों में कोरोमंडल में भी क्या आ रहा है? क आ रहा है। याद देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कौन? कोरोमंडल तट। अब फिर आना कृष्णा डेल्टा से स्टार्ट करना है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक कौन? गोलकुंडा। ये में गोदावरी आ गया था, गोलकुंडा। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी नदी के बीच तक कौन सा? गोलकुंडा तट। अब फिर स्टार्ट करना है कहाँ से? गोदावरी की डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट। तो कोरोमंडल तट, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार तट। बताइए पूर्वी भारत तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के नाम बताइए। विशाखापट्टनम है, एन्नौर है, फिर से तुतीकोरिन है। तमिलनाडु में 3 याद रखिए नीचे से, तुतीकोरिन, एन्नौर और चेन्नई, 3 खत्म। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा में ना है, उड़ीसा में है पारादीप। और पश्चिम बंगाल में तो कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। श्यामा एकरे ने नाम बदल के एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निकल जाए क्या है? कौन हो सका है? इसे बंगाल की खड़िया में नहीं हो। ये कोलकाता वाला जो है ना, लथी आता है, लॉकलैंड हो जाता है। चलिए आगे बता। भारत के पूर्वी तट पर स्थित है पारादीप, उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 3 गो। तो सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन है? तुतीकोरिन। सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तुतीकोरिन। बताइए कि डॉल्फिनोज पहाड़ी के पीछे कौन सुरक्षित है? विशाखापट्टनम। गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक गहरा बंदरगाह। अब बताइए कि पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील कौन कौन? गुरुत्वीय गहरा बंदरगाह, गुरुत्वीय बांध है सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। भाखड़ा है सबसे बड़ा, भाखड़ा गुरुत्वीय बांध। भाखड़ा वही है, सतलज नदी। अब आते हैं पूर्वी तट पर स्थित लैगून। कौन कौन लैगून है पूर्वी तट पे? तो पुलिकट, चिलिका और कोलेरू। हाँ, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, चिलिका पुरी में है, पुलिकट तमिलनाडु में। अब बताइए लैगून किसे कहते हैं? वही जैसे समुद्र के पानी घुस गया, बीच में मट्टी भर गया, मतलब सीधा पहले समुद्र के पानी घुसा, बीच में फिर कट गया। हाँ, इसी को कहते हैं हम लोग लैगून। पुलिकट तमिलनाडु, पुलिकट कोलेरू दोनों पर, आंध्र प्रदेश और ये वाला में। अब आ गए हैं भारत के पश्चिमी तट में आना है। पूर्वी तट में था कोरोमंडल, गोलकुंडा और उत्तरी सरकार, नीचे से स्टार्ट करना है। अब पश्चिमी तट पे भी बांटा गया है कोक्कन, केनरा और मालाबार। ऊपर से स्टार्ट करना है इसको, एक नीचे से स्टार्ट किया था, एक ऊपर से। कोक्कन, केनरा और मालाबार। तो कोक्कन कहाँ से? गुजरात से गोवा के तट को कहते हैं। हाँ, गुजरात और गोवा के तट को कोक्कन तट। फिर स्टार्ट किया गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलूर तक केनरा तट। गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलूर तक के तट क्षेत्र को केनरा तट। फिर मंगलोर से स्टार्ट करना है, कन्याकुमारी तक पहुंच जाना है, तो कौन सा? मालाबार। तो गुजरात से स्टार्ट करना है गोवा तक, गुजरात से गोवा तक कौन? कोक्कन।
फिर कहाँ गोवा से लेके कर्नाटक के मैंगलोर तक कौन सा केनरा तट केनरा, और फिर मैंगलोर से स्टार्ट करके कन्याकुमारी तक जाना है तो मलाबार तट। हाँ मंगलोर से, वही कर्नाटक मैंगलोर है। हाँ अब पश्चिमी तट पर स्थित है बंदरगाह कांडला। हाँ रसायन बंदरगाह है मुंबई। हाँ हाँ सबसे बड़का है। सबसे लगता है कृत्रिम बंदरगाह भी ना है, जैसे चेन्नई होता है मगर सबसे बड़ा में हाँ वहाँ के 3 भाग है। मुंबई अलग हुए बंदरगाह है, नहावा सेवा को लोड कम कर नहावा सेवा गठन किया गया है। एगो है एगो तीसरा है। हाँ पश्चिमी बंदरगाह है कांडला गुजरात में, मुंबई जानी रहे, मारमा गोवा में, और मंगलूर हो गया कर्नाटक में, कोच्चि हो गया केरल में, और नहावा सेवा मुंबई में। ये जो ईरान की जो जापान के लोहा मारमा गोवा से ना भेजता था, मारमा गोवा से ना लोहा हुआ के जो जापान भेजता था। बताना है कि मुंबई कौन सा द्वीप पर स्थित मुंबई भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप किस कहाँ पे है मुंबई में, कहाँ पे बताना है कि मालाबार तट पर अनेक पस जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं क्याल। क्या कहते हैं? और क्याल किसके लिए फेमस होता है? मछली पकड़ने और नौकायन के लिए, मछली पकड़ने और नौकायन के लिए। बता नेहरू ट्रॉफी हाँ नौका दौड़ से किस राज्य के फेमस अथी है? केरल का। और कहाँ पे आयोजन होता है? तो पुनामदा कयाल में इसका आयोजन होता है। किसका? ऐसे वेलिंगटन ट्रॉफी पहले था नौका वेलिंगटन है ना, अभी भी तो वही है। नेहरू ट्रॉफी दिले वाला कम वलाम काली नहीं फेमस में तो क्यों ना होते, 2 फेमस में कैसे कर पाओ। चलिए भारत के कितने द्वीप में बांटा गया? 2 गो, एगो इस साइड एगो इस साइड। एक हो गया कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, मरकत द्वीप के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और एक है दूसरा लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार में कितना द्वीप? 247। निकोबार में कितने द्वीप? 19। निकोबार में 19। ऐसे अंडमान निकोबार में बोलेगा तो 247, निकोबार में 19 द्वीप, निकोबार में 19 द्वीप। हाँ ये वास्तव में समुद्र में डूबे हुए हैं पर्वत शिखर हैं। हिमालय के पर्वत शिखर भाग है ना। हाँ और उस शिवालिक का भाग है। हाँ शिवालिक का भाग है। सब जो नीचे जो आयल है पट्टी ना अंडमान निकोबार पूरा ये सब शिवालिक का भाग है। बिचवा में डूबल है म्यांमार के नीचे जो है ना ये सब है डूबा हुआ है। चलिए कहते लैंडफॉल द्वीप बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में है? उत्तरी भाग में। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार के किस भाग में है? उत्तरी द्वीप में है, माने उत्तरी भाग में। बताना है कोको किसको जोड़ता है? जहाज किस देश का निगरानी तंत्र है? चीन का। किसका? चीन का निगरानी तंत्र लगल है। और दे दिया था गिफ्टवा ओकरा, म्यांमार दे दिया है करा चीनवा के। भारत दिया था म्यांमार का, म्यांमार अब दे दिया वहाँ पे किसको? चीनवा का अपना निगरानी। हाँ कोको ऐसे को चलिए आगे थे। अब आते हैं आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बताना है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा किस भाग में? दक्षिणी अंडमान में। जो कौन था? एक लैंडफॉल था उत्तरी द्वीप में और पोर्ट ब्लेयर था दक्षिणी द्वीप में। उत्तरी द्वीप में कौन था? लैंडफॉल और दक्षिणी में पोर्ट ब्लेयर। बताना कि अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सीधा सीधा याद रखिए, पतझड़ को ही पर्णपाती कहा जाता है। पतझड़ को ही पर्णपाती और मैंग्रोव वन भी पाया जाता है। हाँ मैंग्रोव
सदापर्णी वन है। मैंग्रोव वन का सबसे अच्छा विस्तार हाँ, मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती या पतझर। हमेशा पत्ता हरा, जैसे भी पश्चिमी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट में अरे कभी भी हाथी पत्ता नहीं झड़ रहेगा। हाँ हमेशा। हाँ अब आगे थे। बंगाल की खाड़ी में नदियों में जो कौन सा मिट्टी के निक्षेप बनता है? नीचे जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है। हाँ जलोढ़, जलोढ़, जलोढ़ सबसे ज़्यादा के बाढ़ के साथ, बाढ़ से जो मिट्टी बनेगा वो जलोढ़ मिट्टी बनेगा। बताना कि सागर द्वीप जो है ना, हुगली नदी के तट से कितना दूर है? गंगा सागर। हाँ सागर द्वीप जो है कितना दूर है? 20 किलोमीटर। हुगली इसी के कुछ कैसे नाम जानते हैं? गंगा सागर। और गंगा सागर मेला भी लगता है तो पश्चिम बंगाल में। हाँ पूछा हुआ है। सब धाम एक बार। हाँ धाम के गंगा सागर एक बार। गंगा सागर के नाम से जाना जाता है गंगा द्वीप। बीच में न्यूमूर द्वीप बताना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप है, जो हाल ही में बना हुआ है, नया बना हुआ है। हाँ बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा अति? जीरो लाइन। बांग्लादेश और भारत के बीच ना। और कछुआ में उसके साथ पाकिस्तान के साथ 24 डिग्री नहीं, 18 डिग्री से नहीं 24 डिग्री है। 24 डिग्री 6 डिग्री नीचे एकरा बांट करता है। अंडमान निकोबार को 2 भाग में बांटता है। हाँ हाँ ग्रैंड चैनल के 6 डिग्री, सुमात्रा और निकोबार के बीच में 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री किसके? ग्रैंड को बोलते हैं। ग्रैंड चैनल 6 डिग्री कहा जाता है। नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है। 11 डिग्री जो है अमीनी द्वीप और इसके बीच में बांटता है। कन्याकुमारी को लक्षद्वीप को 2 भाग में बांट देता है। 11 डिग्री चलेगा। तो बताना है कि बंगाल गंगा सागर हो गया। सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा जान ही रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कौन सा वन के लिए फेमस है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी में है? हाँ एगवाव सबसे छोटी है उमानंद। हाँ छोटा बड़ा दोनों एक में। बताने कि अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। बताना है किसकी इसकी ऊंचाई? 730 पहले था, एक 738 अब दे रहा है। तो सैंडल पीक की ऊंचाई 738 मीटर। सैंडल पीक की ऊंचाई। अब कुछ अंडमान निकोबार में पर्वत है 5 गो, उसको याद देखना है इसको। सैंडल पीक बताना है कि किधर अवस्थित है, कौन सा अंडमान के कौन सा? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक। और उत्तरी अंडमान में एक और था कौन? लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी में भाग था ना। हाँ लैंडफॉल और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। लैंडफॉल उत्तरी भाग है, वही उत्तरी में तो हो जाएगा। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। माउंट थुलियर दूसरा सबसे ऊंचाई है अंडमान निकोबार का। हाँ माउंट डियो वाली मध्य में आता है, बीच में। माउंट डियो वाली मध्य में। माउंट डियो वाली अंडमान निकोबार के मध्य अंडमान में है। कहाँ पे है? मध्य अंडमान में। अब 2 को याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में है। कोयोबो और हैरियट। हैरियट हाँ ये तो अमित शाह के लिए तो किया है। माउंट कोयोबो और हैरियट दक्षिणी अंडमान में। माउंट हैरियट और कोयोबो दक्षिणी अंडमान में। वो एक हाँ परमवीर चक्र भी मिला है। परमवीर चक्र जो 21 को था, अभी तक 21 को मिला है और 21 का नाम वहाँ पे रख दिया वहाँ पे। हाँ तो माउंट हैरियट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में कौन था? सैंडल पीक और एगो लैंडफॉल। सैंडल पीक और लैंडफॉल। एगो आता है डियो वैली मध्य में, याद रखिएगा डियो वैली मध्य में। डियो वैली और थुलियर याद रखिएगा ग्रेट निकोबार। थुलियर ग्रेट निकोबार।
मध्य में था आपका डीओ वाली, मध्य में डीओ वाली, थुलियर ग्रेट निकोबार में। हाँ थुलियर ग्रेट निकोबार, थुलियर ग्रेट निकोबार। उत्तर वाला में दो लैंडफॉल और सैंडल पिग, लैंडफॉल और सैंडल पिग। हैरियट और कोयबो, हैरियट और कोयबो दक्षिणी अंडमान में। बताइए केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। श्री हरिकोटा कैसा द्वीप से निर्मित है? परवाल द्वीप से। कहाँ पे स्थित है? नेल्लोर के निकट है श्री हरिकोटा। यहाँ पे कोची है, कौन सा केंद्र है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। प्रक्षेपण केंद्र। मिसाइल जांच के उपग्रह क्या सैटेलाइट यहाँ से छोड़ा जाता है कि मिसाइल दे लेता सर वहाँ। बताइए कि व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा। किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी। ये एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का कर दिया गया है। हाँ भारत के मिसाइल का परीक्षण होता है यहाँ पे व्हीलर द्वीप पे। मिसाइल का परीक्षण व्हीलर द्वीप पे। और वर्तमान में इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। हाँ उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। पब्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? हाँ मन्नार की खाड़ी। पब्बन द्वीप, पम्बन द्वीप मन्नार के, हाँ मन्नार की खाड़ी वहीं पे है, बिचवा में है। अरे जो श्रीलंका और हथिया के बिचवा में जो हथिया ना हुआ वही बिचवा में तो गैपुआ में है। रामेश्वरम वही से तो जो है ये दीपवा के बिचवा में। भारत के दो गो प्रसिद्ध ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम। बैरन को चाहिए सक्रिय, नारकोंडम मरल है। बताइए कि लक्षद्वीप जानी रहे किस सागर में है? अरब सागर में। कुल द्वीप के बताना है। बैरन दोनों अंडमान निकोबार, हाँ निकोबार द्वीप समूह में है। बताया कि लक्षद्वीप में के गो द्वीप? 36 गो। आबादी के वो मिलता है अब 25 गो खत्म। सबसे बड़ा द्वीप बताना इसका, लक्षद्वीप का। ऑनड्रेट। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रेट। अगाती जो है ना वो पक्षी के लिए, ना अथी के लिए, हाँ प्लेन के लिए। हाँ पिटली। अगाती पे ही एकमात्र थी कोची हवाई अड्डा। अगाती पे है एकमात्र हवाई अड्डा। और पक्षी के लिए है पिटली, जहाँ इस पर मनुष्य के निवास। सबसे बड़ा जो है यही है ऑनड्रेट, 4.90 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। और दूसरा है इसका कौन? मिनिकॉय। दूसरा सबसे बड़ा मिनिकॉय 4.80, 4.9 और 4.8। कहाँ पे? ऑनड्रेट और मिनी का है ना सर? आर्मी है तो कहा ना होती रोड। अब आते हैं लक्षद्वीप को दो भागों में बांटता है कौन सा? 11 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल बांटता है। उत्तर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप। और दक्षिण में कोन्नेनेरे। इसका मतलब कि अमीनी और कोन्नेनेरो को भी बांटने वाला यही हो जाएगा बीच में जब जा रहा है तो। अमीनी और कोन्नेनेरो को 11 डिग्री चैनल बांटता है। 11 डिग्री चैनल। बताना कि यहाँ की भाषा मलयालम। और एक और अपवाद में भाषा भी है महल। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ पे कौन सा? महल। मिनिकॉय में महल, म से मिनिकॉय, म से महल भाषा बोले। हाँ हाँ महल देवी लिपि में लिखी जाती है। अब पूछेगा महल किस लिपि में लिखी जाती है? देवी लिपि जो मूलतः मालदीव की भाषा है। महल जो है किस देश की भाषा है? मालदीव। अब मालदीव में कौन सा लिपि है? तो देवी समझिए, क्योंकि हम लोग का देश का तो है नहीं। हाँ देवी लिपि में लिखा जाता है। बोल लेता है तो बोल भी करेगा।
चलिए कल हम लोग का नदी रहेगा, नदी में आधा कितनों रहेगा, आधा रहेगा। विविध में हम लोग का कुछ ही था, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। त्रिमूर्ति भवन का संबंध किससे? जवाहरलाल कटक 1897 ना। त्रिमूर्ति भवन जवाहरलाल नेहरू से, कटक सुभाष चंद्र बोस से। जीरा दे राजेंद्र प्रसाद। कुंडग्राम हाँ महावीर। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम पवनार विनोबा। बेलूर रामकृष्ण परमहंस। पुदुचेरी अरविंद घोष। फतेहपुर हाँ संत बन गए थे पिटाला के बाद। फतेहपुर सिकरी अकबर। बारदोली सरदार पटेल मिला था यहाँ पर सरदार की उपाधि। पोरबंदर वाटरलू नेपोलियन। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। मक्का मोहम्मद साहब। लुम्नी बुद्ध। जेरूसलम ईसा मसीह। कुशीनगर बुद्ध। पावापुरी महावीर। सेवाग्राम महात्मा गांधी। तलवंडी गुरु नानक। शांति निकेतन टैगोर। शांति निकेतन मकदूनिया सिकंदर। साबरमती हल्दी घाटी महाराणा प्रताप। चित्तौर महाराणा प्रताप। आनंद भवन हाँ त्रिमूर्ति भवन और आनंद भवन दोनों जवाहरलाल नेहरू। जालियांवाला बाग जनरल डायर। जनरल ट्रेफलगर नेल्सन। अभी नेल्सन रहता है। ट्रेफलगर दक्षिण अफ्रीका को पता ना हो। मैसिडोनिया सिकंदर। मैसिडोनिया कपिलवस्तु गौतम बुद्ध। कोर्सिका नेपोलियन। वाटरलू। कल हम लोग का प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है हाँ चलिए सम्मान रख लीजिए भैया के। चलिए और पूछे एकदम नाम चल ना भोज का टाइम हो गया। जाना उधर। चलिए भारत के प्रमुख अति याद कर लीजिएगा कल। हाँ तब है कुछ चीज़ ज़्यादा थोड़ी क्वेश्चन बनता है वाला। मेन तो थोड़ा यही वाला याद करना, यही वाला ललका प्रमुख पुरस्कार पूरा ही में आधा चीज़ तो में दिल है ना। मेन तो न पूरा यहाँ तक हाँ। चलो स्पीडी रह दो। बंद करो, फोन आ रहा है घर से तो फिर दिक्कत है।